हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांत के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी। अगर आपने वो पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियो के एंड में ही आपको वो सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। सो एंड तक ज़रूर देखें। और उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। देखें, शिक्षण के सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग प्रिंसिपल्स। अब जो शिक्षण विधियां होती हैं, यानी जो पढ़ाने के तरीके होते हैं, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अब ये दो सिद्धांत कौन से होते हैं? दो प्रिंसिपल, जिसमें से पहला है सामान्य सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं जनरल प्रिंसिपल, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो सामान्य सिद्धांत जो है, ये अमूमन जो शिक्षा व्यवस्था है वो सामान्य सिद्धांत पर ही आधारित होती है, किंतु कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान होते हैं जहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाया जाता है। ठीक है ना, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से आपको बताएगा कि सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सामान्य सिद्धांत की बात करूँगा, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सामान्य सिद्धांत, जिन्हें हम कहते हैं जनरल प्रिंसिपल। तो जो शिक्षण विधि होती है, पढ़ाने का तरीका जो होता है, उसमें पहला सामान्य सिद्धांत जो होता है वो होता है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है ना, प्रेरणा का सिद्धांत मतलब ये कि जो छात्र है उसके अंदर नई नई बातें जानने की जिज्ञासा होती है, और उसके अंदर जिज्ञासा को पैदा करना वो एक शिक्षक का कार्य होता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो होता है उसका कार्य क्या हुआ कि जो विषय है उसके प्रति छात्रों में जिज्ञासा पैदा करना। तो ये बात किस में आती है? आती है प्रेरणा का सिद्धांत कहलाती है। ठीक है ना, शिक्षण में ये काफ़ी ज़रूरी होता है सिद्धांत। बिना इस सिद्धांत के जो छात्र है वो किसी भी विषय को नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर जिज्ञासा नहीं होगी जानने की, और जानने की जब जिज्ञासा नहीं होगी तो विषय को वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा, उसमें रुचि भी नहीं लेगा वो। ठीक है ना, तो प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है। दूसरा है गतिविधि का सिद्धांत। अब शिक्षण में ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो छात्र होते हैं उन्हें जो है शिक्षण उनके शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों से दिया जाना चाहिए। मतलब ये कि जो आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं छोटे, उन्हें जो है खिलौनों के माध्यम से गिनतियाँ सिखाई जाती हैं, खिलौनों के माध्यम से जो है सवाल करवाए जाते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं गतिविधि का सिद्धांत। तो शिक्षण का ये तरीका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ख़ासतौर से छात्रों के लिए, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो एक विद्वान रहे हैं जिनका नाम है फ्रोएबल। फ्रोएबल ने अपना एक थ्योरी दी है, अवधारणा दी है, जिसे हम कहते हैं किंडरगार्टन अवधारणा। वो इसी पर ही आधारित है। ठीक है ना, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रोएबल की जो किंडरगार्टन की अवधारणा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है शिक्षण की? तो वो किस पे आधारित है? तो याद रखें, गतिविधि के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, गतिविधि के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, दो हो गए हैं, चलिए तीसरे देखते हैं। तीसरा जो शिक्षण का सिद्धांत है वो है रुचि का सिद्धांत। शिक्षार्थी अगर जो है उसके अंदर विषय के प्रति अगर रुचि नहीं होगी तो वो विषय को नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना, शिक्षण का अधिगम जो है वो नहीं कर सकता, वो उस विषय के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकता। तो जो शिक्षक होता है, शिक्षक का कार्य यह है कि वो छात्रों के अंदर विषय के प्रति रुचि जागृत करे, वो उन्हें बताए कि इस विषय में क्या क्या इंटरेस्टिंग है, और ऐसा मतलब पढ़ाए उन्हें कि उनको पढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट आए अंदर से। ठीक है ना, तो ये कहता है रुचि का सिद्धांत। इसी से जो है अधिगमन जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावशाली बनती है। अधिगमन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, लर्निंग मेथड। ठीक है ना, कुछ सीखना। तो ये जो प्रक्रिया है वो तभी प्रभावशाली बनेगी जब शिक्षार्थी के अंदर या छात्र के अंदर कहें कि
रुचि होगी। ठीक है ना, तो यह है रुचि का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र है अगर ज्ञान अर्जित कर रहा है किसी भी विषय के बारे में, तो उसे वो जीवन के साथ जोड़कर अध्ययन करे। ठीक है ना, जीवन के साथ जोड़कर अगर उसका वो अध्ययन करता है तो जो है वो अच्छे से उस विषय को समझ सकता है। अब इसके लिए उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि मान लो रिलेटिविटी की थ्योरी हो गई या कोई भी थ्योरी हो गई, ग्रेविटेशन की थ्योरी हो गई, तो उसे समझने के लिए उसको खुद वो जो प्रैक्टिकल है वो करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अपने जीवन से उसे जोड़ना पड़ेगा। कोई कहानी है जिसे वो याद रखना चाहता है तो उसे अपने लाइफ में किसी भी मोमेंट से उसे वो जोड़ेगा, जब वो तब उसे वो और अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षा जो होती है उसको जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाए, ताकि वो और जो छात्र है वो और इंटरेस्ट से उसे जाने और याद भी रख सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत। यानी कि ये जो होता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो छात्र है वो नए नए प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के मामले में भिन्न भिन्न होता है। सबकी मतलब जितने भी छात्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी मानसिक योग्यता अलग है, सबकी सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य परिस्थितियाँ जो हैं वो अलग अलग हैं। तो शिक्षण पद्धति को ऐसा तैयार करना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें। ठीक है ना, समान अवसर का लाभ उठा सकें, मतभेद नहीं होना चाहिए उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि ज्ञान का जो चित्र है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है ना, ज्ञान का जो चित्र है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी को उद्देश्य के उद्घटन और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर, क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है, तो हर एक छात्र को और हर एक शिक्षक को ज्ञान का प्रसार जो है, मतलब जो उनका जो ज्ञान का क्षेत्र है उसे बढ़ाना चाहिए। शिक्षक को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि वो विषय को और विस्तार से अच्छे से समझाए, और छात्रों को भी अधिक से अधिक विषय को विस्तार से जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कहता है चयन का सिद्धांत। ठीक है ना, और जो उसे मतलब कि जो छात्र है जो उसे अच्छा लगे उस हिसाब से वो उनका अध्ययन करे। नेक्स्ट है योजना का सिद्धांत। अब योजना का सिद्धांत क्या कहता है कि हर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए कि उसे किस समय कौन सा विषय छात्र को और कहाँ पढ़ाना है। ठीक है ना, और किस परिस्थिति में पढ़ाना है। तो ये कहता है योजना का सिद्धांत। ठीक है ना, प्लानिंग करने को कहता है कि शिक्षण को तभी सफल बनाया जा सकता है जब प्लानिंग से सब कुछ किया जाए। नेक्स्ट है विभाजन का सिद्धांत। अभी विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि अब मान लो कि एक चैप्टर है वो 20 पेज पे है। ठीक है, तो अब 20 पेज को जब कोई छात्र पढ़ेगा तो वो उसे 2-3 पेज पढ़ पाएगा, फिर उसके बाद उसे नींद आ जाएगी और सो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि उनको टुकड़ों में पढ़ाया जाए, 20 पेजों को 5 दिन में कवर करवाया जाए। ठीक है ना, 4-4 पेज अगर पढ़ाए जाएं तो जो छात्र होगा वो बोर भी नहीं होगा और उसे वो अच्छी तरह से समझ आ भी जाएगा। तो ये कहता है विभाजन का सिद्धांत कि विषयों को तोड़ तोड़ कर पढ़ाया जाए, विभाजित करके पढ़ाया जाए। इससे वो सरल भी रहेगा और छात्र उसे रुचि से अध्ययन भी करेगा उसका, और उसे याद भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट है संशोधन का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई एक पुस्तक है तो उसमें बदलाव हमेशा होना चाहिए। ठीक है ना, उसमें बदलाव का होना जरूरी है। अब कोई एक स्कूल है, अब स्कूल में एक ही किताब जो है छात्रों को बार बार दी जा रही है, तो उससे क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो नहीं रहेगा उस किताब में। ठीक है ना, तो अगर स्कूल वाले उस किताब में नए नए चित्रों को डालेंगे, नए नए कहानियाँ जोड़ेंगे, तो छात्रों का एक इंटरेस्ट होता है नई किताबों को पढ़ने का। ठीक है, तो संशोधन का होना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो विषय हो चाहे वो किताब हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि शिक्षक
शिक्षण को अधिक और स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए, ठीक है ना, उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। अब एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो कोई एक छात्र है, अब उसने ये याद कर रखा है कि भारत के प्रधानमंत्री इस समय डैश हैं, ए हैं, ठीक है ना। तो अब अगर वो 10 साल हो जाते हैं इस छात्र को, ये 10 साल या 20 साल बाद होते हैं, तो उससे अगर कोई पूछेगा 20 साल बाद कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो वो ए ना बताए, ठीक है ना। अगर वो ए बताता है तो इसका मतलब ये है कि उसने संशोधन नहीं किया अपने अंदर, ठीक है ना। हो सकता है कि 20 साल बाद प्रधानमंत्री बी हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ज्ञान में संशोधन का होना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर किताब का भी एग्जाम्पल दे दिया और ये चीज़ छात्रों पर भी लागू करके आपको बता दी है। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत का मतलब ये है कि अब चाहे शिक्षक हो, ठीक है ना, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, शिक्षक हो या छात्र हो, दोनों का निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अब शिक्षक का मुख्य उद्देश्य यही होता है शिक्षण में कि वो अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए, और छात्र का भी यहाँ पर जो है मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित करे, अधिगमन करे, ठीक है। तो ये निश्चित उद्देश्य का होना कहीं ना कहीं शिक्षण में ज़रूरी है। अगर जो अध्यापक है उसका निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तो अपना जो शिक्षण का कार्य है वो ठीक से नहीं कर पाएगा, और अगर छात्रों का भी कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तो भी वो जो है शिक्षण में सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वो विषय को अच्छी तरह नहीं जान पाएगा और फिर एग्ज़ाम में वो फेल होगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है शिक्षा में। तो ये तो था हमारा शिक्षण से संबंधित सिद्धांत। याद रखें ये जो सिद्धांत है जो मैंने आपको बताए ये सामान्य सिद्धांत है, जनरल प्रिंसिपल हैं, जो कि अमूमन सभी स्कूलों में इन्हें फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की, तो वो थोड़ी डिफरेंस